So hello everyone, my name is Shahid Hussain और today we are discussing about our chapter, our topic solution. Okay. So solution is a topic of 12th class and we are discussing about that topic solution. Okay. So solution क्या होता है? Solution है क्या? हम डिफाइन करते हैं कि इसकी डेफिनेशन है क्या, इसको हम डिफाइन करेंगे. Solution इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. सॉल्यूशन जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर देन टू कंपोनेंट, या तो टू कंपोनेंट होंगे या मोर देन टू कंपोनेंट होंगे, तो उनका एक होमोजेनियस जो मिक्सचर होगा वो होता है सॉल्यूशन. अब आप इस चीज को समझेंगे कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या है. होमोजेनियस मिक्सचर है क्या? तो यूनिफॉर्मली जो मिक्सचर होता है, यूनिफॉर्मली सोल्यूबल मिक्सचर को हम होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं. मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ. पहले इसकी एक बार डेफिनेशन में आपको रिपीट करता हूं कि सॉल्यूशन आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द टू और मोर देन टू कंपोनेंट, यानी दो कंपोनेंट हो या उससे ज्यादा कंपोनेंट हो, उनका जो मिक्सचर होगा, और मिक्सचर कौन सा? यूनिफॉर्मली सोल्यूबल. इट्स मीन होमोजेनियस. होमोजेनियस मिक्सचर, और होमोजेनियस का मतलब ही यूनिफॉर्मली सोल्यूबल होता है. एग्जांपल समझो आप कि वाटर है अपने पास, 1 ग्लास वाटर है, उसमें मैंने 1 स्पून सोल्ट मिला दिया. अब 1 स्पून सोल्ट मैंने जब इसमें मिलाया इस 1 ग्लास वाटर में, तो क्या हुआ कि जो सोल्ट है हमारा NaCl, ये सोल्ट हमारा पूरी तरह क्या हो गया, इसमें सोल्यूबल हो गया, पूरी तरह सोल्यूबल हो गया सोल्ट. जब सोल्ट हमारा इस वाटर में पूरी तरह सोल्यूबल हो गया, तो आप देखते हैं कि सोल्ट जो है वो इक्वली यूनिफॉर्मली सोल्यूबल है इस वाटर में. आप देखते हैं कि सोल्ट कहीं कम है, कहीं ज्यादा है. ऐसा दिखता है आपको? ऐसा दिखाई देता है कि कहीं सोल्ट ज्यादा है, कहीं सोल्ट कम है. ऐसा नहीं होता. यूनिफॉर्मली सोल्यूबल है. जहां देखोगे वहां इक्वल क्वांटिटी में हमारा सोल्ट वाटर में अवेलेबल है, वाटर में डिसॉल्व हो गया इक्वली फॉर्म में. यूनिफॉर्मली तरीके से, यूनिफॉर्मली वो जो सोल्ट था वाटर में डिसॉल्व हो गया है. ठीक है, तो ये हो गया होमोजेनियस मिक्सचर हमारा. और होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है टू और मोर देन टू कंपोनेंट, वो होता है हमारा सॉल्यूशन. अब दूसरा एग्जांपल देखो. आपने नमकीन देखे, नमकीन में पीनट्स होते हैं. ठीक है, नमकीन में पीनट्स होते हैं, तो आप देखते हैं कि वो भी एक मिक्सचर है, नमकीन का और पीनट्स का मिक्सचर. तो आप देखते हैं कि पीनट जो होते हैं वो कई जगह कम होते हैं, कई जगह ज्यादा होते हैं, कई जगह मिलते हैं तो कई जगह नहीं मिलते हैं. देखा होगा ना आपने बहुत बार कि पीनट्स जो है नमकीन में आप कहीं ढूंढते हो, मिलते नहीं है, खाते हो तब, और कहीं बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत सारे मिल जाते हैं एक साथ. हाँ सही है. तो वो जो पीनट है वो नमकीन में कहीं जगह ज्यादा है तो कहीं जगह कम है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. उस मिक्सचर में जो पीनट्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. आपको ये चीज समझनी होगी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो वो होमोजेनियस कैसे होगा? होमोजेनियस हो ही नहीं सकता. और जब होमोजेनियस मिक्सचर ये नहीं है तो ये सॉल्यूशन कैसे होगा? क्योंकि सॉल्यूशन होने के लिए जरूरी है कि मिक्सचर है टू और मोर देन टू कंपोनेंट, बट होमोजेनियस मिक्सचर है, यानी यूनिफॉर्मली सोल्यूबल होना चाहिए, यूनिफॉर्मली मिक्स होना चाहिए. बट यहां जो पीनट है वो नमकीन में यूनिफॉर्मली सोल्यूबल नहीं है, यानी होमोजेनियस नहीं है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है. यहां तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल. अब सॉल्यूशन जो है उसका एग्जाम्पल क्या है? तो जो एयर है हमारे अराउंड अस, जो एयर है, आप एयर में देखते हो काफी सारी गैसेस होती है. ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, और भी सारी गैसेस होती है. उनका क्वांटिटी अलग अलग होता है भले, लेकिन क्या होता है कि वो सोल्यूबल होती है एक तरह से. क्या आप देखते हो कि यहाँ ऑक्सीजन दिख रही है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ दूसरी गैस है, आपको ऐसा दिखाई देता है? नहीं, वो यूनिफॉर्मली सोल्यूबल है, यानी होमोजेनियस मिक्सचर है गैसेस का. तो होमोजेनियस जो मिक्सचर है गैसेस का, ये हमारा क्या है? सॉल्यूशन. दूसरा सॉल्यूशन देखो आपने अभी तक देखा होगा. देखो एक फैक्ट मैं आपको बताता हूं. आप देखते हैं सॉल्यूशन नाम आता है तो लिक्विड सॉल्यूशन, कुछ ऐसा सोचते हो कि हाँ लिक्विड का सॉल्यूशन है. बट लिक्विड का सॉल्यूशन, हम तो देखते हैं कि सॉलिड का भी सॉल्यूशन होता है, गैसेस का भी सॉल्यूशन. मैंने आपको अभी समझाया कि एयर जो है हमारे अराउंड एटमॉस्फेयर में, इन एयर्स का भी सॉल्यूशन, बहुत सारी एयर्स इसमें मिली हुई है, उनका मिक्सचर है और ये सॉल्यूशन है. तो गैसेस का भी सॉल्यूशन हमारे पास एग्जांपल आ गया. और उसके बाद सॉलिड का सॉल्यूशन किसका है? तो एग्जांपल, ये भी सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा.
आप देखते हैं ब्रास। ब्रास जो है कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। तो कॉपर जिंक का मिक्सचर है, ब्रास और सॉलिड है दोनों, कॉपर सॉलिड है, जिंक सॉलिड है। तो कॉपर जिंक का मिक्सचर बनाया और वो सॉल्यूशन है। अब आप सोचोगे सॉल्यूशन कैसे हुआ, ये तो सॉलिड है। आप देखते हो ब्रास में तो कहीं आपको दिखता है कि यहाँ कॉपर ज्यादा है, यहाँ जिंक ज्यादा है, वो यूनिफॉर्मली सोल्यूबल है, ठीक है, यूनिफॉर्मली है। आपको कहीं लगता है कि यहाँ कॉपर है, यहाँ जिंक है, वो यूनिफॉर्मली सोल्यूबल होके और एक सॉल्यूशन बनाता है, और उस सॉल्यूशन से ब्रास, उसे नाम दिया है ब्रास। तो उस सॉल्यूशन से एक सॉलिड बनता है, वो है ब्रास। इसी टाइप से ब्रोंज होता है। ब्रोंज जो है कॉपर प्लस टिन, इससे मिलकर बना होता है, तो ये भी एक सॉल्यूशन है। बात करते हैं हम कि सॉल्यूशन में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। बेटा सॉल्यूशन में एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट को हम सॉल्वेंट में जब मिलाते हैं, जब डिसोल्व करते हैं या मिलाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो होता क्या है कि सॉल्यूशन मिलता है। अब देखो सबसे फैक्ट की बात ये है यहाँ पर कि हम आज तक देखते आए हैं कि सोल्यूट, हमने जो छोटी क्लास है उनमें पढ़ा है कि सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। तो सब डायरेक्ट ये बोलेंगे कि जो जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो तो सोल्यूट है, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। चलो ठीक है, आपने बोल दिया, नॉर्मली हम यही जानते आए हैं कि जिसकी क्वांटिटी कम है वो तो सोल्यूट है, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो हमारा क्या है, सॉल्वेंट। और सोल्यूट सॉल्वेंट मिला के सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। आपने क्या किया, 500 kg शुगर ले ली, ठीक है। 500 kg शुगर कितनी ज्यादा हो गई, अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया, क्लियर है सबको। तो जब अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया, 500 kg शुगर, और सॉल्वेंट हमने लिया कितना, 10 लीटर वाटर। तो 10 लीटर वाटर जब हमने लिया और 500 kg शुगर, तो क्वांटिटी किसकी ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा किसकी है, क्वांटिटी जो ज्यादा है वो है किसकी, शुगर की। शुगर 500 kg है और सॉल्वेंट हमारा कितना है, 10 लीटर। 10 लीटर थोड़ा सा होता है, 500 kg तो बहुत सारा अमाउंट है, और 10 लीटर। फिर ये दोनों को हमने मिलाया और सॉल्यूशन बनाया, क्लियर है सबको। अब हम कह रहे हैं कि नॉर्मली क्वांटिटी जो है वो शुगर 500 kg है, तो क्वांटिटी जिसकी ज्यादा है वो हमारा सॉल्वेंट हो गया, यानी शुगर जो है, शुगर हमारा सॉल्वेंट हो गया। और क्वांटिटी जिसकी कम है, यानी हमारा वाटर 10 लीटर था, तो वाटर 10 लीटर था, तो ये सॉल्यूट हो गया। आपने ये बता दिया, क्योंकि हम नॉर्मल जो क्लासेस में पढ़ते आए हैं वो यही आए हैं छोटी क्लासेस में, कि सॉल्वेंट क्या होता है, क्वांटिटी में ज्यादा, सॉल्यूट क्या होता है, क्वांटिटी में कम, ठीक है। सॉल्यूशन बना लिया, लेकिन आप यहाँ गलती कर देते हो, इस जगह आप गलत हो गए हो। कैसे गलत हुए ये मैं आपको डिफाइन करता हूं। देखो ये चीज है कि 10 लीटर वाटर था और 500 kg शुगर थी, लेकिन सॉल्यूशन जो बना वो लिक्विड बना। लेकिन यहां क्या होता है, यहां है हमारा सॉल्वेंट तो है वाटर, और सॉल्यूट जो है वो है क्या, शुगर। अब आपका तो गलत हो गया यहां पर कि क्वांटिटी में तो शुगर ज्यादा था, शुगर सॉल्वेंट होना चाहिए था, लेकिन सॉल्वेंट क्या हुआ, वाटर। और सॉल्यूट जो है वो वाटर होना चाहिए था, क्वांटिटी में कम था, लेकिन सॉल्यूट क्या हुआ, शुगर। ऐसा क्यों हुआ, तो सबसे मैक्सिमम 70% जो बिल्कुल राइट थिंग होती है वो ये होती है कि सॉल्वेंट को अगर हमें डिटरमाइन करना है कि सॉल्वेंट इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है, तो हम देखते हैं कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट है क्या, सॉल्यूशन किस स्टेट में है, लिक्विड है, सॉलिड है या क्या है, वो हम डिटरमाइन करते हैं, वो हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो शुगर और वाटर को जब मिलाया जाता है इस क्वांटिटी में, तो सॉल्यूशन बनता है। और सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होता है, सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होता है, वो फिजिकल स्टेट जो है वो क्या है, वो फिजिकल स्टेट है लिक्विड, क्लियर है। तो फिजिकल स्टेट जब लिक्विड है, और हम देखते हैं कि लिक्विड मैंने क्या बताया आपको कि सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सेम होगा ऑलवेज, मोस्टली, ज्यादातर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सेम होगा मोस्टली।
तो यहां से ऐसे आप डिटरमाइन करना, इस चीज को डिटरमाइन करने का तरीका ये है कि हम देखेंगे अगर सॉल्वेंट हमें डिटरमाइन करना है सॉल्वेंट है क्या इसमें से, तो सॉल्वेंट को डिटरमाइन करने के लिए हम फिजिकल स्टेट देखते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट लिक्विड था यहाँ, तो सॉल्वेंट हमारा लिक्विड होगा, और लिक्विड में क्या है हमारे पास वाटर, तो वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया। क्लियर है सबको? तो सॉल्वेंट हमारा इसमें वाटर ही था और सॉल्वेंट वाटर मिल गया हमें, तो यहां ये फैक्ट काम है। तो इस फैक्ट से आप देखना कि सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है वो सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के सेम होगा। तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज सेम मोस्टली ऑफ द सॉल्वेंट। एग्जांपल है ये शो कर दिया। अब अगर तीनों का फिजिकल स्टेट सेम है, जैसे हमने एथेनॉल लिया और एथेनॉल को वाटर मिलाया, ठीक है, अब एथेनॉल को जब हमने वाटर में मिलाया तो सॉल्यूशन मिला हमें। क्लियर है? अब यहां देखिए आप कि सर ने क्या बताया कि सॉल्वेंट का हम अगर डिटरमाइन करना है सॉल्वेंट को, तो हम फिजिकल स्टेट देखते हैं सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड। और जब लिक्विड है तो लिक्विड होगा, बट अब दिक्कत हो गई यहां पर, यहां तो आप फंस गए। कैसे फंसे? देखो लिक्विड जो है वो सॉल्यूट भी, दोनों कंपोनेंट लिक्विड है, सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है। अब पहचाने कैसे कि सॉल्वेंट, हम तो डिटरमाइन कैसे करते थे कि सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सेम होता है, बट यहां तो तीनों का फिजिकल स्टेट सेम है। एथेनॉल जो है वो भी लिक्विड और वाटर भी लिक्विड, सॉल्यूशन बना वो भी लिक्विड। अब कैसे डिटरमाइन करें? तो यहां आपका जो फैक्ट यूज आएगा वो आएगा क्वांटिटी वाला, कि जो क्वांटिटी में ज्यादा होता है वो होता है हमारा सॉल्वेंट, और जो क्वांटिटी में कम होता है वो होता है हमारा सॉल्यूट। क्लियर है सबका यहां तक? तो वही चीज मैं डिफाइन कर रहा हूं आपको कि जैसे मैंने 30% एथेनॉल 70% वाटर में मिलाया, ठीक है, 30% एथेनॉल हमने 70% वाटर में मिलाया और बन गया हमारा 100% सॉल्यूशन। क्लियर? तो यहां तीनों लिक्विड में है, तो हम सॉल्वेंट को डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो हम यहां क्वांटिटी वाला रूल फॉलो करेंगे कि क्वांटिटी जिसकी ज्यादा होगी वो हमारा सॉल्वेंट होगा और क्वांटिटी जिसकी कम होगी वो हमारा सॉल्यूट होगा। क्लियर है सबको यहां तक? यहां तक सबका क्रिस्टल क्लियर है? तो ये चीज होती। तो सॉल्वेंट को डिफाइन करने के लिए कंपोनेंट का प्रेजेंट होना चाहिए लार्जेस्ट क्वांटिटी में और सॉल्यूट का स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में, अगर फिजिकल स्टेट सेम है तीनों। इसी सॉल्यूशन चैप्टर में हमारा जो नया टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, ओके। सो लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है, प्योर लिक्विड फॉर्म की बात कर रहे हैं हम, तो लिक्विड जो होता है, लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है, उस लिक्विड का हम वेपर प्रेशर फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन की बात तब करेंगे जब वो सॉल्यूट सॉल्वेंट उसमें ऐड हो जाएंगे। अभी हम ओनली लिक्विड का वेपर प्रेशर डिटरमाइन करेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होता है? क्लियर है सबको? तो बेटा ये हमारा एक कंटेनर है और इस कंटेनर में जो है वोलेटाइल लिक्विड हमने भरा है और इससे कनेक्टेड है हमारा मैनोमीटर। मैनोमीटर में Hg यानी मर्क्यूरी भरा है और इसका लेवल भी सेम। इनिशियली हम बात कर रहे हैं कि इनिशियली क्या है। क्लियर है सबको? अब क्या होता है कि लिक्विड इसमें भर दिया वोलेटाइल लिक्विड, और वोलेटाइल लिक्विड की क्या खास बात है? वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है? ये वोलेटाइल लिक्विड ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर भी वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे लिक्विड जो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए वो होते हैं हमारे वोलेटाइल लिक्विड। क्लियर है सब? और नॉन वोलेटाइल हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे कि नॉन वोलेटाइल लिक्विड जो होते हैं वो होते हैं जो हमारे वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे कभी, नॉन वोलेटाइल। तो ये वोलेटाइल लिक्विड ऐसे होते हैं जो हमारे वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। क्लियर? हमने वोलेटाइल लिक्विड इसमें फिल कर लिया कंटेनर में और इससे मैनोमीटर को कनेक्ट कर दिया और उसमें Hg मर्क्यूरी भरा। मर्क्यूरी जो है उसका हाइट दोनों तरफ लेवल जो है सेम है। हम बात करते हैं इनिशियली। सो इनिशियली हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम ऑफ बोथ साइड इज सेम। दोनों साइड जो है इनिशियली हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन बोथ ट्यूब,
जो दोनों साइड ट्यूब है, तो इनिशियली हम देखते हैं जब अभी तो कंटेनर में वोलेटाइल लिक्विड भरा है, उस टाइम हम देखते हैं कि दोनों तरफ दोनों ट्यूब जो है उसमें मर्क्यूरी का जो लेवल है वो मर्क्यूरी का लेवल सेम है दोनों तरफ एक ही लेवल में। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, हम कहीं घूमने निकल जाते हैं, ठीक है, हम कहीं घूमने निकल गए, अभी तो हमने ये नोजल हटा के, ये नोजल जो लगा है यहाँ पर, इस नोजल को हमने हटा दिया और नोजल को हटा के हम कहीं घूमने निकल गए। अब घूमने हम जब निकल गए तो क्या देखते हैं, हम जब थोड़ी देर बाद वापस आते हैं तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो मर्क्यूरी कॉलम है इसमें हाइट का डिफरेंस आ गया। अब वो हाइट का डिफरेंस कैसे आया, हाइट का डिफरेंस ऐसे आया कि ये जो मर्क्यूरी है यहाँ से तो नीचे चला गया और यहाँ ये ऊपर उठ गया, यानी ये हाइट का डिफरेंस कितना हो गया, यानी h हाइट का डिफरेंस आ गया। तो जो हमारा मर्क्यूरी कॉलम, जब हम इसमें नोजल हटा के लिक्विड को भर के, वोलेटाइल लिक्विड को और नोजल हटा के कहीं घूमने निकल गए और जब हम वापस आए तो हम देखते हैं कि मर्क्यूरी जो कॉलम है उसकी हाइट में डिफरेंस आ गया है। आफ्टर सम टाइम difference in the height of mercury column in both tube is seen। हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जो मर्क्यूरी कॉलम है इस मर्क्यूरी कॉलम की हाइट में डिफरेंस आ गया है। अब ऐसा क्यों हुआ, हमने तो कुछ भी नहीं किया, न हमने कुछ फोर्स लगाया न प्रेशर लगाया, कुछ नहीं किया, लेकिन यह जो मर्क्यूरी है इस इन बोथ ट्यूब में हाइट सेम थी, चेंज कैसे हो गई, इनकी हाइट में डिफरेंस क्यों आ गया। तो यही समझने के लिए हमारा ये टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। क्या होता है कि सिंस जब वेसल क्लोज थी, हम बात कर रहे हैं कि सिंस वेसल इज क्लोज्ड, जब वेसल ये क्लोज थी, जब यहाँ से ये कंटेनर क्लोज था, तो क्या हो रहा था कि वेपर जो थी, ये मॉलिक्यूल जो थे, ये वोलेटाइल लिक्विड जो था, ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ। हमने क्या बोला, वोलेटाइल लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे, तो वेपर हमारी लिक्विड हमारा वेपर में कन्वर्ट हो रहा। जब लिक्विड हमारा वेपर में कन्वर्ट हो रहा था तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो वेपर के मॉलिक्यूल थे, तो सिंस वेपर मॉलिक्यूल कोलाइड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर, जो वेपर बनी, यहाँ पर ये वेपर बनेगी, ये वेपर बनी, और ये वेपर जो बनी, ये वेपर के जो मॉलिक्यूल थे वो मॉलिक्यूल जो कंटेनर की वेसल क्लोज था तो बाहर तो जा नहीं सकती, वेसल क्लोज थी तो बाहर तो नहीं जा नहीं सकता, कंटेनर हमारा क्लोज्ड है, ठीक है। तो वेपर जो है इसके जो मॉलिक्यूल है वो जो कंटेनर है इसकी वॉल से कोलाइड करेगा। अब कंटेनर की वॉल से कोलाइड करेगा और उनसे कोलाइड करके लिक्विड में कन्वर्ट होगा। कैसे, वेपर के मॉलिक्यूल है, वेपर के मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे किसके साथ, क्योंकि मोशन कर रहे हैं वो, तो कोलाइड करेंगे किसके साथ, वो कोलाइड करेंगे वॉल्स ऑफ द कंटेनर और कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, लिक्विड में। तो दो प्रोसेस यहाँ पर हो रही है। क्या प्रोसेस हो रही है कि एक तो हमारा कंटेनर से जो लिक्विड है वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वेपर के वो मॉलिक्यूल वॉल से टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, और कोलाइड करके वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो वेपोराइजेशन, इवापोरेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है। वेपर में भी कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड, और वेपर वापस लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रही है। तो फिर हम देखते हैं कि फर्स्टली जब इस कंडीशन में सिंस वेसल इज क्लोज्ड सो वेपर मॉलिक्यूल कोलाइड विद वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड। और एक ऐसी कंडीशन आती है, आप देखिए कि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो कुछ तो रेट होगी ना उसकी, कुछ स्पीड से कन्वर्ट हो रहा होगा। एक जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ तो मेरी कुछ रेट तो होगी ना, मैं वॉक कर रहा हूँ तो मेरी कुछ रेट तो होगी ना कि किस रेट से मैं वॉक कर रहा हूँ, या मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ तो किस रेट से मैं वर्क कर रहा हूँ, वो रेट तो होगी ना कुछ। तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी कुछ रेट होगी, स्पीड होगी, उसे हम बोलेंगे रेट ऑफ वेपोराइजेशन या रेट ऑफ इवापोरेशन। सो रेट ऑफ इवापोरेशन। और जो वेपर के मॉलिक्यूल है वो कोलाइड कर रहे हैं कंटेनर के वॉल से, और वो कंडेंसेशन होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उनका भी कुछ रेट होगा, उसे बोलते हैं रेट ऑफ कंडेंसेशन।
तो ये जब कंडीशन होगी कि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड और वेपर हमारे लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ वेपोराइजेशन हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, एक कंडीशन आएगी जिस पर रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। यानी जितना हमारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही हमारा वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, एक कंडीशन आई। और ये जो कंडीशन आती है इस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो वो अलग चैप्टर है, लेकिन ये जो है इसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब आती है, जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। यानी कंडेंसेशन जितना लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही, जितना वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई है, और इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एट इक्विलिब्रियम जो प्रेशर होगा यहाँ पर, यही प्रेशर हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड होगा। टॉपिक क्या है हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। हमें डिफाइन करना था कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या है, तो वही तो डिफाइन किया ना कि एट इक्विलिब्रियम दिस प्रेशर, ये जो प्रेशर होगा यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर, ये जो प्रेशर होगा यहाँ पर, ये प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो आया समझ में भाई? क्या हुआ कि फर्स्ट में हमने वोलेटाइल लिक्विड ले लिया था, अरे सबको समझ आया, वोलेटाइल लिक्विड ले लिया था। वोलेटाइल लिक्विड रूम टेम्परेचर पर भी वेपोराइट होता है, उसका वेपोराइजेशन होता है। तो मर्क्यूरी कॉलम का हाइट सेम थी, लेकिन नोजल हटा के कहीं घूमने चले गए, ध्यान नहीं रहा। वापस आके देखते हैं तो क्या दिखता है कि भैया तो हाइट में चेंज हो गया, मर्क्यूरी की हाइट चेंज हो गई। अब मर्क्यूरी की हाइट चेंज कैसे हो गई? हमने तो कुछ भी नहीं किया। सो इसका मीन ये है कि यहाँ कुछ प्रेशर था, कुछ प्रेशर लगाना यहाँ पर, ये जो यहाँ कुछ प्रेशर था, तभी तो प्रेशर लगा यहाँ से। पहले प्रेशर इक्वल था दोनों तरफ, इधर जितना नोजल क्लोज थी, जितना प्रेशर इधर था जितना प्रेशर उधर था। अब आप क्या देखते हैं कि इधर से ये नीचे चला गया हाइट और उधर से उठ गया हाइट। ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ प्रेशर लगा किसी चीज का, और वहां प्रेशर, यहाँ प्रेशर ज्यादा हो गया, वहां कम हो गया, तो उधर मर्क्यूरी जो है वो उसका हाइट बढ़ गया और इधर हाइट इसका कम हो गया। तो प्रेशर है, तो यही वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड का, ये यहाँ पर प्रेशर लगाता है, और प्रेशर की वजह से प्रेशर से क्या होता है कि इसकी हाइट में डिफरेंस हो जाता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो ये हमारा मैनोमीटर होता है, और यहाँ तक ये चीज सबको समझ आनी चाहिए। तो वेपर प्रेशर होता है कि जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल होगा तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, और उस इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर हमारा इस लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा। एट इक्विलिब्रियम दिस प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ओके, हमने अभी डिस्कस जो किया वो किया वेपर प्रेशर, कि लिक्विड का वेपर प्रेशर कैसा होता है, किस टाइप से होता है। अब हम दो चीजों पर डिस्कस करेंगे, ये इसी का आगे का टॉपिक है, इवापोरेशन एंड वेपोराइजेशन। आपने देखा होगा कि इवापोरेशन जो है वो नया सुनने को मिल रहा है कि इवापोरेशन है क्या, क्या चीज है ये इवापोरेशन। वेपोराइजेशन तो आपने सुना हुआ है, लेकिन इवापोरेशन क्या है? तो जो इवापोरेशन है ये चीज क्या है? तो ये चीज को डिफाइन करने के लिए ये टू लाइंस मैंने लिखी है कि वेपोराइजेशन जो होगा वो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट से अबूव होगा। यानी जब बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, जैसे वाटर है ना, वाटर को हमने टेम्परेचर दिया, और टेम्परेचर देने से हमने स्टोव पे रख दिया, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो वाटर हमारा वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा 100 डिग्री, उसके बॉइलिंग पॉइंट से अबूव जैसे टेम्परेचर जाएगा ना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अबूव जाएगा और जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा बहुत फास्ट, वो जो होगा वेपोराइजेशन होगा। यानी वेपोराइजेशन अगर अबूव बॉइलिंग पॉइंट, यानी जब टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से अबूव चल जाता है, ऊपर चल जाता है, तब हमारा वेपोराइजेशन कंडक्ट होता है। लेकिन बात करें हम इवापोरेशन की, तो इवापोरेशन अगर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, यानी इवापोरेशन जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर हो तब भी कंडक्ट होता है, इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन का मतलब भी ये कि लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है उसके लिए कि टेम्परेचर का बॉइलिंग पॉइंट से अबूव जाया जाए।
अगर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे है या रूम टेम्परेचर की भी हम बात करें तो वहां पर भी इवापोरेशन, वहां पर जो वेपर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, वो जो इंसिडेंट होता है ये होता है इवापोरेशन। अब आपको मैं एग्जांपल समझाता हूं कि आप एक ग्लास लेना वाटर का, उसमें वाटर लेना ग्लास में, ठीक है, और ग्लास में या कोई भी आप कंटेनर लेना, उसमें वाटर लेना और वाटर लेके उसे अपने रूम में रख देना, चाहे ऐसे ही चला के रख देना, कोई दिक्कत नहीं, और कहीं चले जाना। या फिर उस पानी को 10-15 दिन बाद आप देखना तो क्या देखते हैं कि वाटर का लेवल कम हो गया, वाटर का लेवल जो है वो कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? वाटर का लेवल कम हो गया या थोड़ा पानी था तो पूरा पानी गायब हो गया। अब पूरा पानी गया कहां? लेवल कम क्यों हुआ? तो वो चीज को समझने के लिए हम ये समझते हैं, क्योंकि वहां रूम टेम्परेचर था। अब रूम टेम्परेचर था फिर भी पानी कैसे गायब हो गया? हम तो कहते हैं टेम्परेचर देते हैं तब जाके पानी जो है वो लिक्विड जो है वो लिक्विड वाटर लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगा और वो स्टीम बनके गायब हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो टेम्परेचर भी हमने चेंज नहीं किया। आप ऐसे ही चला दो, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, फिर भी इवापोरेशन तो होगा। तो इवापोरेशन वो इंसिडेंट है जो टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब भी होता है। अब इवापोरेशन क्यों होता है वो हम आगे डिफाइन करेंगे, लेकिन पहले हम एक बार इस चीज को मैं आपको समझाऊं कि वेपोराइजेशन अकर अबव बॉइलिंग पॉइंट एंड इवापोरेशन अकर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है सबको? अब हम बात करते हैं कि जो हमारे मॉलिक्यूल है, कंटेनर होता है बेटा, और इस कंटेनर में मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, कंटेनर में मॉलिक्यूल होते हैं। तो इस कंटेनर में जो मॉलिक्यूल है हम बात करते हैं बल्क मॉलिक्यूल, जो बीच में होते हैं बल्क मॉलिक्यूल। कि बल्क मॉलिक्यूल पर हम फोर्स को डिफाइन करेंगे कि बल्क मॉलिक्यूल पर फोर्स कैसे होगा, उसकी हम स्टडी करेंगे। और जो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है उन पर फोर्स क्या होगा उसकी हम स्टडी करेंगे। बल्क मॉलिक्यूल, सो लेट्स सी द फोर्स ऑन बल्क मॉलिक्यूल एंड सरफेस मॉलिक्यूल। ओके, तो बल्क मॉलिक्यूल जो है बीच में और जो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है हम उन पर फोर्स को देखते हैं कि फोर्स कैसे लगेगा। तो बल्क मॉलिक्यूल बीच में होगा, ये बल्क मॉलिक्यूल हमारा, और बल्क मॉलिक्यूल पर इधर भी मॉलिक्यूल अटैक करेगा, इधर भी मॉलिक्यूल इसे अटैक करेगा, और इधर नीचे से भी मॉलिक्यूल इसे अटैक करेगा, और इधर ऊपर से भी मॉलिक्यूल इसे अटैक करेगा, इधर साइड से अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा, इधर से अटैक करेगा, मतलब चारों ओर से मॉलिक्यूल इसे अटैक करेंगे। बल्क मॉलिक्यूल कोई बीच में है, चारों ओर से मॉलिक्यूल इसे अटैक करेंगे। देखो इधर का फोर्स इधर का फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये अट्रैक्शन कैंसिल, ये इधर और ये वाला, ये दोनों अपोजिशन में कैंसिल, ये दोनों अपोजिशन में कैंसिल, ये दोनों आल्सो अपोजिशन में कैंसिल। तो नेट फोर्स क्या हुआ बल्क मॉलिक्यूल पर? तो लेट्स वी सी, हम क्या देखते हैं कि जो नेट फोर्स हुआ बल्क मॉलिक्यूल पर वो जीरो हो गया। बल्क मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स जीरो हो गया, यानी वो फ्रीली है, उस पर कोई अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं है, नेट फोर्स वो जीरो हो गया, वो फ्री है। समझ रहे बात को? क्योंकि ये फोर्स तो था, अट्रैक्शन तो था, लेकिन वो अट्रैक्शन कैंसिल हो गया ना, अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो गए। जैसे मैं हूं, मुझे इधर से किसी ने खींचा, कोई मुझे यहां से पुल कर रहा है, इधर से भी कोई पुल कर रहा है, दोनों तरफ से पुल कर रहा है। अब इक्वली इधर से भी पुल कर रहा है, इक्वली इधर से, तो मैं यहां इसी जगह पे रहूंगा, फ्रीली रहूंगा, मैं कोई फोर्स फील नहीं करूंगा। लेकिन अगर मुझे इधर से खींचा जाए तो मैं इधर खिसक जाऊंगा ना। अगर मैं कोई भी है, कोई कंटेनर कुछ भी चीज है, उसको मैं इधर खींचूंगा तो इधर खिसकेगी वो चीज। अगर दोनों तरफ मैं इक्वली फोर्स से अट्रैक्ट करूंगा, उसे खींचूंगा, पुल करूंगा, तो पुल करने से वो उसी जगह पर स्टेबल रहेगी, वहां से वो हिलेगी नहीं। क्लियर है सबको? तो बल्क मॉलिक्यूल पर भी यही कंडीशन लागू है, बल्क मॉलिक्यूल पर भी यही चीज हो रही है कि उस पर नेट फोर्स जीरो हो गया, यानी वो उसी कंडीशन में है। लेकिन जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है, और सरफेस पर मॉलिक्यूल पर, ये सरफेस पर मॉलिक्यूल है तो इधर से अट्रैक्शन कर रहा है, इधर से अट्रैक्ट कर रहा है, इधर नीचे से अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो ऊपर तो उसे कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा। सरफेस पर मॉलिक्यूल है, सरफेस पर उसे दोनों तरफ से इधर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेट फोर्स जीरो। लेकिन नीचे से उसे खींच रहा है, नीचे से जो मॉलिक्यूल है वो अट्रैक्ट कर रहा है, उसने उसे पकड़ा हुआ है,
ठीक है, नीचे जो मॉलिक्यूल है उसने अट्रैक्शन फोर्सेस से पकड़ा हुआ है। अब सरफेस पर मॉलिक्यूल है वो क्या चाहेगा कि मुझे ये किसी न किसी की बॉन्ड जो है, ये जो इसने पकड़ा हुआ है, किसी न किसी छोड़ दे, कोई फोर्स हो या कुछ भी हो, मुझे ये छोड़ दे एक बार तो मैं यहां से निकल जाऊं। सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है वो क्या चाहेगा कि इधर का नेट फोर्स, इधर का फोर्स दोनों साइड का जीरो हो गया। क्लियर है सबका? तो इधर का नेट फोर्स जीरो हो गया तो नीचे मुझे कोई अटैक कर रहा है, किसी ने मुझे पकड़ा हुआ है, कैसे न कैसे वो मुझे छोड़ दे तो मैं यहां से निकल जाऊं। अपॉर्चुनिटी इसके पास बहुत बड़ी कि यहां से निकलना चाहता है, बस नीचे से किसी ने पकड़ा हुआ है, अगर कोई इसे यहां से छुड़ा दे या इसकी हेल्प कर दे तो ये निकल जाएगा यहां से। तो ये मॉलिक्यूल जो है सरफेस का, ये यहां से निकलने की कोशिश में, लेकिन ये अट्रैक्शन फोर्सेस से क्या है, बंधा हुआ, कनेक्टेड है। तो फिर आगे क्या होता है देखो, ऑन द बल्क मॉलिक्यूल हमने देखा बल्क मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स 0 है, बट क्या देखते हैं कि जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है, इस सरफेस पर मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स 0 नहीं है। दोनों तरफ का तो नेट फोर्स 0 हो गया, लेकिन नीचे तो अटैक कर रहा है, ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो 0 कैसे हुआ? नेट फोर्स है ना इस पर, तो इसका नेट फोर्स 0 नहीं है। तो एंड ऑन द सरफेस मॉलिक्यूल नेट फोर्स इज नॉट 0, सरफेस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स 0 नहीं है। अब क्या होता है, हम डिफाइन करेंगे इवापोरेशन। अब यहां से ये जो हमने दो चीजें ली कि बल्क मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स 0 है और सरफेस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स 0 नहीं है, तो हम यहां से दो चीजें, इवापोरेशन, वेपराइजेशन, उसमें से हम इवापोरेशन डिफाइन करते हैं कि इवापोरेशन है क्या। देखो लिक्विड है, रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर हम चेंज नहीं कर रहे, हालांकि टेम्परेचर पर भी होगा, जहां तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया वहां तक भी इवापोरेशन ही होता है, उसे हम इवापोरेशन ही बोलते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर भी चेंज नहीं करते हैं तब भी लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है, और वो भी हमारा इवापोरेशन है। तो क्या होता है इवापोरेशन में कि जो मॉलिक्यूल है लिक्विड में, ये लिक्विड मॉलिक्यूल जो होते हैं ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। अरे सॉलिड है ना, सॉलिड में मॉलिक्यूल पास होते हैं, लेकिन ये तो लिक्विड है, लिक्विड मॉलिक्यूल सॉलिड से तो दूर होंगे, दूर होते हैं मॉलिक्यूल इसमें, भाई सॉलिड से तो दूर होंगे तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस उनके बीच होगी, तो ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। जैसे मैं किसी से टकरा गया या आप किसी से टकरा गए, मेरा एग्जांपल मत लो, आपका एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी से टकरा गए, तो टकराए आप किसी से, जैसे मैं जा रहा हूँ यहाँ से पढ़ते हुए, किसी मतलब आप जा रहे हो, सॉरी आप पढ़ते हुए जा रहे हो जैसे बुक में, हाँ, और कोई सामने जा रहा है, तो कॉरिडोर में से स्कूल में कॉलेज में से टकरा गए। तो टकराते क्या हुआ कि टकराते ही मूवमेंट आता है ना, टकराते ही मूवमेंट आया, और मूवमेंट आते ही क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी आएगी। क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो जब इसमें यही है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं लिक्विड में, लिक्विड मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर, और उनके पास मूवमेंट होता है, और मूवमेंट होने से उनमें काइनेटिक एनर्जी आती है, और वो बार बार टकराते हैं, तो क्या होता है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। क्लियर है सबको? उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाती है, और काइनेटिक एनर्जी इतनी इंक्रीज हो जाती है, बार बार टकराएंगे ये मॉलिक्यूल, ये लिक्विड मॉलिक्यूल बार बार टकराते हैं, और बार बार टकराने से उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यही है कि ड्यू टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी द मॉलिक्यूल ब्रेक बॉन्ड एंड गोज अपवर्ड। मतलब टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, बार बार कोलाइड कर रहे हैं मॉलिक्यूल, लिक्विड के मॉलिक्यूल बार बार कोलाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो कोलाइड करते हुए उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़े, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो ड्यू टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी लिक्विड मॉलिक्यूल ब्रेक बॉन्ड, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है ये ब्रेक बॉन्ड्स जो हैं उनको ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करके ये गोज अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाएंगे। नीचे मॉलिक्यूल है ना, वो टकरा रहे हैं, ऊपर के भी टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, तो ये ऊपर जाएंगे। क्लियर है सबको? फिर आगे क्या होता है कि ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी इन लिक्विड मॉलिक्यूल, जो लिक्विड मॉलिक्यूल में जो काइनेटिक एनर्जी आ गई, उसकी वजह से जो सरफेस के मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी इतनी हो जाएगी कि उस वो जो अट्रैक्शन फोर्सेस नीचे से पकड़ा हुआ था ना, मैंने बताया था कि वो निकलना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि कोई मुझे निकालने आ सके, ये फोर्स लगा है जो अट्रैक्शन फोर्स है नीचे, इस फोर्स को कोई मुझे छुड़ा दे, कोई हेल्प कर दे, तो ये काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाएगी कोलाइड कर करके कि सरफेस मॉलिक्यूल ब्रेक द अट्रैक्शन फोर्सेस, वो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है ये अट्रैक्शन फोर्सेस को ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करने के बाद क्या होगा कि ये ब्रेक करते ही फ्रीली हो गए, अब ये ऊपर उड़ सकते हैं एंड गेट कन्वर्टेड टू वेपर, और वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी इन लिक्विड मॉलिक्यूल, जो लिक्विड मॉलिक्यूल में जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वजह से क्या होगा, सरफेस मॉलिक्यूल ब्रेक द अट्रैक्शन फोर्सेस एंड गेट कन्वर्टेड टू वेपर, और वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है? और ये जो प्रोसेस हुई
रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल टेम्परेचर हमने चेंज नहीं किया, और ये जो प्रोसेस हुई, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवापोरेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। आपका सबका क्लियर है? क्योंकि सरफेस का मॉलिक्यूल तो एक अट्रैक्शन फोर्स था नीचे, उस पर नेट फोर्स 0 नहीं था। वो चाहता था कोई मुझे इस फोर्स से फ्री करा दे तो मैं ऊपर निकल जाऊं, तो काइनेटिक एनर्जी आई कोलाइड करने से, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, नीचे के मॉलिक्यूल जो हो गए वो गोज अपवर्ड, ऊपर आए, और ऊपर आने से क्या हुआ कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल ब्रेक द अट्रैक्शन फोर्सेस। जो अट्रैक्शन फोर्स उसे अट्रैक्ट किया हुआ था, पकड़ा हुआ था उसने, उस फोर्स को वो ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करके वो वेपर में ऊपर उठ के वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड गेट कन्वर्टेड टू वेपर। और ये प्रोसेस हमारा इवापोरेशन होता है। कभी करना, आप घर पे एक ग्लास वाटर लेना और ग्लास वाटर को ऐसे रखना, कहीं निकल जाना 10-15 दिन के लिए, आप देखते हो कि वो पानी गायब है, या पानी का लेवल बहुत कम हो गया। तो पानी गया कहाँ? हमने तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं किया। तो ये जो इंसिडेंट होता है, ये इवापोरेशन होता है। सो बाय, टेक केयर। ये मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको सिखाया, जो हमने डिस्कस किया इन टॉपिक के सॉल्यूशन में, सोल्यूट और सॉल्वेंट का, और जो पेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड में डिस्कस किया, और इवापोरेशन वेपोराइजेशन को मैंने आपको शो किया, डिस्कस किया इसके बारे में, ये आपको जो नॉर्मल टाइप से समझ आया।